जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लक्ष्य मंत्रा पे। जी हाँ, लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सुपर टेट के एक महत्वपूर्ण भाग को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपके लिए जीवन कौशल प्रबंधन। जी हाँ, हमारे बाल मनोविज्ञान टॉपिक को मिलाकर के कुल 3 पार्ट हैं, जिसमें कि एक बाल मनोविज्ञान का टॉपिक है, एक शिक्षण कौशल का टॉपिक है और एक जीवन कौशल प्रबंधन का टॉपिक है। और ये तीनों ही टॉपिक 10-10 नंबर के हैं। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण 10 नंबर लेके आने वाला है और टू द पॉइंट सटीक नंबर लेके आने वाला है। पहले हम स्लाइड के माध्यम से आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ाएंगे, फिर मैं आपको भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा दी गई जीवन कौशल प्रबंधन पे पीडीएफ के द्वारा पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन ना तो एक तो समझ के, जो कहते हैं ना समझने की शैली, वो तो समझ में आएंगे ही आएंगे, और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज स्टार्ट करते हैं जीवन कौशल प्रबंधन का टॉपिक। पहला टॉपिक है कि सिलेबस देख लेते हैं कि जीवन कौशल प्रबंधन में जो 10 नंबर का पार्ट है वो क्या क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जीवन कौशल प्रबंधन में आपके लिए जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, आपके लिए बेसिकली यूटिलाइज होने वाला जो पोर्शन है, देखिए, व्यवसायिक आचरण और नीति। जी हाँ, पहला टॉपिक है व्यवसायिक आचरण और नीति। व्यवसायिक आचरण और नीति से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमको यह सिखाना है कि एक शिक्षक को शिक्षक बनने के बाद कैसा एथिक्स, कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी नैतिकता कैसी होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आता है कि एक शिक्षक का सबसे ज्यादा जरूरी कार्य क्या है, उसका आदर्श व्यवहार, यही बालकों में नैतिकता का विकास करता है। तो व्यवसायिक आचरण और नीति में हम यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर व्यवसायिक आचरण क्या होता है, उसका व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, व्यवसायिक आचरण कितने प्रकार के होते हैं, व्यवसायिक आचरण का जो हम पॉलिटिक्स रिव्यू देखते हैं, मतलब कि संविधान में व्यवसायिक आचरण को लेकर के कौन कौन से परमानेंट पॉइंट बनाए गए हैं, इन सब के बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका, जैसे एनसीएफ 2005 ने शिक्षक की भूमिका के बारे में बहुत सारे वर्डिंग को यूज किया है, लेकिन हमें जो हमारे सिलेबस में है उसके अनुसार सिलेबस में शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक और परामर्शदाता, इन सब के बारे में डिटेल पढ़ना है कि एक शिक्षक कब सुविधा प्रदाता होता है, कब अनुश्रवण करता होता है, कब नेतृत्व करता होता है, कब मार्गदर्शक होता है और कब परामर्शदाता होता है, इनके बारे में पढ़ना है। दूसरा, संवैधानिक और मानवीय मूल्यों के बारे में पढ़ना है। जी हाँ, संवैधानिक और मानवीय मूल्य का मतलब क्या है? संवैधानिक और मानवीय मूल्य मतलब ऐसे मूल्य जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, वो संवैधानिक मूल्य कहलाते हैं। और ऐसे मूल्य जो जीवन के व्यक्तिगत गुणों का विकास करने के लिए आवश्यक होते हैं, समाज में आपको प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम मानवीय मूल्य कहते हैं। तो मानवीय मूल्य और संवैधानिक मूल्य में आपको संवैधानिक मूल्य में पूरी प्रस्तावना पढ़नी पड़ेगी, उसमें बहुत सारे मूल्य दिए हुए हैं, उन मूल्यों का पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। मानवीय मूल्य कई प्रकार के होते हैं, उनमें कई इथिकल पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो सिलेबस है वो है दंड एवं पुरस्कार पे आधारित है कि दंड और पुरस्कार कैसे एक बालक को प्रभावित करते हैं, दंड कब दिया जाना चाहिए, पुरस्कार कब दिया जाना चाहिए, कितने प्रकार से दिया जाना चाहिए, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, जो कि बाल मनोविज्ञान का टॉपिक टेट में आपके रहा है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा पोर्शन जो आपने पढ़ा, ये 5 पॉइंट 10 नंबर के आपके क्वेश्चन देकर के आएगा। तो 10 नंबर पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज जो ये टॉपिक आपको मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं, ये आपके लिए 10 नंबर लेके आने वाला है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको जीवन कौशल प्रबंधन में सिलेबस क्लियर हो गया होगा। व्यवसायिक आचरण नीति, शिक्षक की भूमिका, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक और परामर्शदाता, अनुशोधनदाता और सुविधा प्रदाता के रूप में, संवैधानिक और मानवीय मूल्यों के बारे में, दंड और पुरस्कार के बारे में और अभिप्रेरणा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट जो हमारा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आखिर जीवन कौशल क्या है। तो जीवन कौशल क्या है? आप अपने जीवन को स्थिर बनाए रखने के लिए, सामाजिक रूप से सफल बनाए रखने के लिए जो भी सकुशल सामाजिक प्रयास करते हैं, वो जीवन कौशल के अंतर्गत आता है। सामंजस्य बैठाए रखने के लिए, अनुकूलित बनाए रखने के लिए जो कुछ भी प्रयास करते हैं, वो सब जीवन कौशल के अंतर्गत आता है। क्या जीवन कौशल क्या है? वह क्षमता है जो व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों और मांगों को पूरा करने में मदद करती है। आपके अंदर अगर स्किल है तो आप
कम समय में भी ज्यादा गेन कर सकते हो। स्किल नहीं है तो आप पढ़ते रह जाओगे और एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। तो हमें यहां यह ध्यान रखना है कि जीवन कौशल क्या है, आपकी जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में आपको मदद करता है। लाइफ स्किल्स कहते हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जीवन कौशल की शिक्षा देना आवश्यक है। अगर आपको बालक को मान लीजिए मैंने खूब पढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन ये नहीं बताया कि जीवन में ये समस्या है तो कैसे सॉल्व करोगे, समस्याओं के साथ अपने आप को सामंजस्य कैसे बैठाओगे और उनका सामना कैसे करोगे, अगर किसी बालक ने ये नहीं सीखा तो उसने जीवन कौशल नहीं सीखा, और जीवन कौशल नहीं सीखा तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो सफलता का मूल मंत्र है जीवन कौशल, इसलिए आवश्यक है। आज देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, विभिन्न स्वरोजगार समूह योजना चल रही है, ये सब क्या है, ये सब जीवन कौशल के भाग हैं भाई। चलो, मेयर साहब ने एक परिभाषा दी है, क्या, मेयर्स के अनुसार जीवन कौशल क्या है, एक अनौपचारिक शिक्षा है। कैसी? अनौपचारिक, ये कोई सिखाता नहीं है, ये आपको अनुभव से आती है, ठीक है। तो अनौपचारिक शिक्षा है जिसे विद्यालय से बाहर वास्तविक जीवन में सीखा जाता है। तो लगा लो क्वेश्चन, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन कौशल औपचारिक होता है या अनौपचारिक? तो जीवन कौशल अनौपचारिक शिक्षा है। किसने कहा है? मेयर्स ने कहा है। क्या है? जीवन को विद्यालय के बाहर वास्तविक जीवन से हम इसके बारे में सीखते हैं, इसी को हम जीवन कौशल कहते हैं। क्लियर है जीवन कौशल के बारे में? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं जीवन कौशल के बारे में। जीवन कौशल जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इसीलिए हमने कहा कि आज बच्चों को जीवन कौशल की शिक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन कौशल द्वारा हम किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, और पूर्ण विकास हेतु क्या कर सकते हैं? पूर्ण विकास हेतु उनका बालक का पूर्ण विकास करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले पॉइंट पे करते हैं, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए ये आपके सामने है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य, क्वेश्चन आता है। तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है दैनिक जीवन में क्या, दैनिक जीवन में क्या करना, दैनिक जीवन में चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता विकसित करना, यही आपका जीवन कौशल का प्रमुख उद्देश्य है। जैसे मान लो आज स्टेट की परीक्षा, आज के 4 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले केवल टेट हुआ करता था, तो हमारे सामने लाइफ स्किल का एक पॉइंट था कि हमको जीवन कौशल के लिए क्या पढ़ाई करनी है, सिर्फ और सिर्फ टेट क्वालिफाई करना है। तो हमने उसके लिए अपने आप को तैयार किया, तैयार करके आज अपने आप को सुव्यवस्थित कर रखे हैं, और इसीलिए आज आप मेरे सामने पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने टीटी क्वालिफाई किया। टीटी क्वालिफाई करने के लिए आपने आपको जो समायोजन किया वो भी एक जीवन कौशल के अंतर्गत आता है। अर्थात अब आपके सामने एक नई चुनौती है जो कि सुपर टेट के रूप में खड़ी है, उसके लिए फिर आप अपने आप को समायोजित कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, अच्छी किताबें मार्केट से खरीद रहे हैं, स्व मूल्यांकन कर रहे हैं। ये सारा जो सन्निहित प्रयास कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? एक जो आपके सामने नई जिम्मेदारी आई है, नया लेवल आया है एस्टेट, उसको क्वालिफाई करने के लिए कर रहे हैं। तो ये भी जीवन कौशल है। तो जीवन कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लाइफ में आने वाली चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता विकास करना। डब्ल्यूएचओ का नाम जानते होंगे, डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार कुल मिलाकर जीवन कौशलों की संख्या कितनी है? 10 है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जीवन कौशल की कुल संख्या कितनी होती है, तो जीवन कौशल की कुल संख्या कितनी है? 10 है, जिनमें प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? आत्म जागृति, या उसको आप कह सकते हो कि स्व जागरूकता, जो कहते हैं ना कि आदमी स्वयं से जागरूक, अपने आप को जानने वाला, अपने आप को पहचानना। आप अपने आप को ही नहीं जानोगे, कोई दूसरा आपको आपकी पहचान बताए, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने जीवन कौशल का विकास नहीं कर पाओगे। तो क्या है? खुद को पहचानना, अपनी पसंद नापसंद, क्षमताओं कमियों को जानना, यही आत्म जागृति कहलाती है या स्व जागरूकता कहलाती है। दूसरा है निर्णय क्षमता। निर्णय क्षमता क्या है? इस क्षमता से आप जानेंगे कि आपका निर्णय लोगों को प्रभावित करेगा कि नहीं, इसके परिणाम क्या होंगे, मतलब डिसीजन मेकिंग पर्सन। अक्सर लाइफ में बहुत रेयरेस्ट लोग होते हैं जो सही समय पे सही डिसीजन ले पाते हैं, और जो सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं वो लाइफ में सफल होते हैं। तो निर्णय लेने की क्षमता भी जीवन कौशल के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए जीवन में सही समय पे सही डिसीजन, मतलब अब जैसे एस्टेट अभी जब वैकेंसी नहीं आई तो आप बैठ के कहेंगे जब आएगी वैकेंसी तो पढ़ लेंगे, ये क्या है? ये आप अपने निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। समय से प्रिपरेशन किए रहोगे, लास्ट मोमेंट पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रन करोगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो निर्णय लेने की क्षमता। तीसरा है प्रभावी संवाद। यहां प्रभावी संवाद का मतलब प्रभावी संचार है, इफेक्टिव। अब जैसे मान लो आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूं, आप उर्दू केवल समझते हो, तो क्या होगा?
क्या मैं आपके साथ प्रभावी संवाद कर पाऊंगा? कभी नहीं। मतलब मुझे अपने साथ जो मैं बोल रहा हूं उसको बोलने से पहले अपने सामने वाले को जानना चाहिए कि आखिर श्रोता कौन है। क्या वो उर्दू में समझता है, क्या वो कन्नड़ में समझता है, क्या वो बंगाली में समझता है, क्या वो इंग्लिश में समझता है, क्या वो हिंदी में समझता है? तभी तो प्रभावी संचार हो पाएगा। श्रवणकर्ता बहुत योग्य होना चाहिए, उसके पास सुनने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे श्रोता और वक्ता बन सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बन सकते। तो प्रभावी संचार के लिए क्या चाहिए? इस क्षमता द्वारा सही भाषा का चुनाव, उचित माध्यम, उचित परिस्थिति और उचित शब्दों का चयन, उचित मानसिक स्तर का चयन करना सीखते हैं हम। जैसे पेपर में आ गया कि सही भाषा का चयन करना निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवन कौशल में आता है? तो आंसर हो जाएगा सर प्रभावी संवाद में आता है या प्रभावी संचार में आता है। समझ में आ गया? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। सृजनशील सोच। देखो सृजनशील सोच का मतलब ही होता है कुछ नया सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। सृजनशीलता का मतलब ही होता है कि बियॉन्ड द लिमिट सोचना, कुछ नया सोचना, नवीनता। आपके विचारों में जितनी ज्यादा नवीनता आएगी, कहा जाएगा कि आप सृजनशील सोच वाले हो, सृजनात्मक सोच वाले हो, क्रिएटिव थिंकिंग वाले हो। और यह माना जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, आप अच्छा कार्य करने के लिए नए तरीके से काम को कर सकते हो, और जो नया काम नए तरीके से कर सकता है उसकी लाइफ स्किल वैसे ही अच्छी हो जाएगी। तो फिलहाल इसके लिए क्या है? लीक से हटकर सोचना, नए तरीकों का प्रयोग करना सृजनात्मकता कहलाती है। फिर अगला है समस्या समाधान। समस्या के समाधान की प्रक्रिया अगर आप समझे, देखो समस्या समाधान कब कर पाओगे? याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था, जी हाँ, पिछला थोड़ा सा हिस्ट्री देखोगे तो अधिगम टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था सूझ का सिद्धांत। सूझ के सिद्धांत में समस्या समाधान आया था। समस्या समाधान प्रत्यक्षीकरण के द्वारा होता है। तो समस्या समाधान आप तभी कर पाओगे जब आप समस्या को समझ पाओ, वो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई दे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है इसका। जैसे समस्या को पहचाना, कि समस्या समाधान करेंगे कैसे? तो समस्या समाधान को करने के लिए सबसे पहला है समस्या को पहचाना जाए, फिर समस्या को परिभाषित किया जाए, आखिर कैसी समस्या है, लक्ष्य का निर्धारण किया जाए, फिर विकल्प पर ध्यान दिया जाए, फिर सबसे उपयुक्त विकल्प को चयन करिए, फिर समस्या का संभव हल निकालिए और समस्या का पुनर्मूल्यांकन करिए। इतना करने के बाद आप समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगली जो हमारा पॉइंट है 6 पॉइंट पे आता है, जो डब्ल्यूएचओ के 10 पर्टिकुलर जीवन कौशल के महत्वपूर्ण पॉइंट है। उनमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? वो है समीक्षात्मक सोच। कौन सी सोच? समीक्षात्मक सोच। समीक्षात्मक सोच का मतलब होता है समालोचनात्मक सोच। जी हां, एक ऐसी सोच जिसमें व्यक्ति अपने किसी भी विषय वस्तु के बारे में गुण अवगुण दोनों के बारे में बात करता है। अगर सिर्फ गुण की बात करेगा, सिर्फ अवगुण की बात करेगा, तो माना जाएगा कि आप जीवन कौशल के लक्षणों को नहीं समझ पा रहे हैं। जी हाँ, अगर मान लो आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप उसके पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स दोनों की बात करोगे। अगर सिर्फ पॉजिटिव देखोगे, नेगेटिव नहीं देखोगे, तो फिर बाद में आपको नुकसान होगा। इसलिए जब आपके अंदर ऐसी विचारधारा आ जाए कि आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बिंदुओं को देख करके एनालिसिस करके तब निर्णय लेते हो, तो कहा जाएगा कि आपकी सोच समीक्षात्मक है। और डब्ल्यूएचओ ने माना है कि यदि आपकी सोच समालोचनात्मक है, मतलब आप किसी विषय वस्तु के बारे में गुण और दोष दोनों का आकलन करके तब जवाब देते हो, तो आप जीवन कौशल का विकास कर सकते हो। तो देखिए, किसी की पक्ष के गुण और दोष, ये ध्यान रखिएगा, दोनों पर विचार करना ये किस में आता है? समीक्षात्मक सोच में आता है। याद रहेगा। चलिए अगला है अंतर्वैयक्तिक क्षमता। अंतर्वैयक्तिक क्षमता का मतलब क्या होता है? जब आपको अपना सामाजिक विकास करना होता है, जो समाज के बीच में जाते हैं, तो हमारे दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक होता है अंतर्वैयक्तिक, एक होता है अंतरावैयक्तिक। तो अंतर्वैयक्तिक में क्या व्यक्ति अपने स्वयं की बात करता है, लेकिन अंतरावैयक्तिक का मतलब होता है दो के बीच की बात। तो जब आप सामाजिक रूप से समाज के बीच में जाते हो, तो वहां पे आपके पास ये अंतर्वैयक्तिक संबंध होने चाहिए। और इससे क्या होता है? सबको समान भाव से देखना। इस क्षमता से लोगों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने में मदद मिलती है। मतलब जब आप दूसरों के भावों को समझ पाओगे, दूसरों की अच्छाइयां और बुराइयों के साथ साथ उनकी कमियों को, उनकी अच्छाइयों को अच्छे से आत्मसात कर पाओगे, सामाजिक रूप से अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने में मदद करेगा, तो वो माना जाएगा कि आप एक जीवन कौशल का सही विकास कर सकते हो। अगला बिंदु आता है तनाव प्रबंधन। अक्सर आप देखते होंगे कि व्यक्ति जब तनाव में होता है तो हमेशा गलतियां करता है। अगर आप अपने आप को समायोजित बनाना चाहते हो, अनुकूलित बनाना चाहते हो, तो हमें तनाव का प्रबंधन करना पड़ेगा। अब तनाव का प्रबंधन कैसे करेंगे? हमको पहले देखना पड़ेगा कि हमारा तनाव का स्रोत क्यों है, तनाव किस कारण से आया है। उस तनाव के कारण को ही खत्म करना पड़ेगा। नहीं खत्म कर सकते तो उससे विरत हो लीजिए, इसी में भलाई है। तो तनाव के स्रोत को पहचानना और पाएंगे कि किन माध्यम से हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। या तो उससे अलग हो लीजिए या उस तनाव को समाप्त कर दीजिए।
चलिए, संवेदनाओं का प्रबंधन। जैसे बहुत ज्यादा जो संवेदी होते हैं वो लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे मान लीजिए आप एक टीचर है और आप इमोशनल बहुत ज्यादा हैं, तो इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका स्टूडेंट आपके साथ चीट कर रहा हो। तो इसलिए संवेदना का होना जरूरी है। लेकिन लाइफ स्किल डेवलपमेंट के लिए अब आप कह दो ऐसा कि हम किसी बच्चे से फीस ही नहीं लेंगे, तो आप जीवन यापन कैसे करोगे? तो जीवन यापन करने के लिए संवेदनाओं का जरूरी होना जरूरी है। लेकिन हर बच्चे के साथ संवेदना ये कि भैया ऐसा है कि तुम फाइनेंशियली कमजोर हो, तुमसे फीस नहीं लेंगे, तो फिर आप कैसे जीवन यापन कर पाओगे? अगर बच्चा एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो आपको फीस दे सकता है, बट ये कहिए कि बच्चा बहुत ही गरीब है, उसके घर पे कोई बहुत ज्यादा बीमार है, तो ऐसे बच्चों के साथ संवेदना व्यक्त करिए। तो संवेदना का होना जरूरी है, लेकिन जीवन कौशल कहता है कि संवेदना हर जगह नहीं दिखानी चाहिए। समय और परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग किया जाना चाहिए। क्या इसके द्वारा हम अपनी दूसरों की संवेदना को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे किसी के व्यवहार को प्रभावित करती है, ये जान पाएंगे। और सबसे लास्ट है समानुभूति। देखो, दो टर्म होते हैं, एक होता है सहानुभूति, एक समानुभूति होता है। सहानुभूति कहते हैं सिंपैथी को और समानुभूति कहते हैं इम्पैथी को। समानुभूति को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इम्पैथी। इम्पैथी एम्पैथी 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 का मतलब क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, तुम्हें बड़ा अरे भाई बहुत गलत हो गया आपके साथ, बहुत अच्छी बात नहीं है, ये समस्या हो गई आपको, ये तो बहुत भगवान ने बहुत गलत किया आपके साथ। एक ये सोचना, और एक आपकी जगह मैं अपने आप को सोचूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो क्या होता। अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की जगह अपने आप को रख करके उसकी भावनाओं की कदर कर रहा हूं, समझ रहा हूं, तो माना जाएगा मैं समानुभूति कर रहा हूं। और जीवन कौशल का WHO ने इसको बहुत बड़ा जीवन कौशल माना है। अर्थात दूसरे के परेशानियों में स्वयं को रख करके सोचना समझना किसके अंतर्गत आता है? समानुभूति में आता है। तो जीवन कौशल प्रबंधन में ये 10 टॉपिक WHO ने अनिवार्य माने हैं कि अगर आपको अपने जीवन कौशल का विकास करना है तो जीवन कौशल विकास के लिए इनकी आवश्यकता आपको प्रबल रूप से पड़ने वाली है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अब आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है कि भावनात्मक समझ क्या होती है? तो भावनात्मक समझ का मतलब होता है अन्य लोगों को समझना। आखिर दूसरे लोगों को आप समझ पा रहे हैं तो माना जाएगा कि आपके अंदर भावनात्मक समझ है। दूसरा पॉइंट, भावनात्मक समझ को सीखते कहां से हैं? अभ्यास या प्रयास के द्वारा। ऐसे देखिए, भावनात्मक समझ कहां से आती है? आखिर अनुभव अगर आपके अंदर नहीं होगा तो आप कैसे जानोगे कि अगला परेशान है नहीं परेशान है? कई बार होता है कि हमारे घर में अगर कोई परेशान है तो उसका चेहरा देख के समझ जाते हैं कि वो मेंटली परेशान है और उसकी मदद करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हंस रहा होता है फिर भी हम उसकी समस्याओं को नहीं देख पाते, और परेशान होता है फिर भी उसकी समस्याओं को नहीं देख पाते, मतलब हमारे पास अनुभव की कमी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भावनात्मक समझ को सीखा कैसे जाता है, तो अभ्यास और प्रयास के द्वारा सिखाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। भावनात्मक समझ में किस तरीके के व्यवहार का विकास होता है? अगर आप दूसरों को समझ पाते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आपके अंदर जो विकास होगा वो सकारात्मक विकास होगा, मतलब आपका व्यवहार जो होगा वो सकारात्मक व्यवहार होगा। तो कह सकते हैं आप कि भावनात्मक समझ में जो व्यवहार विकसित होता है वो कैसा व्यवहार होता है? सकारात्मक व्यवहार होता है। ये तीनों ही क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात कि डेल्फी विधि, ये नोट कर लीजिएगा और मार्क कर लीजिएगा। डेल्फी विधि से किसकी पहचान होती है? तो जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की। डेल्फी विधि में क्या होता है? जो WHO ने 10 बिंदु बताए हैं, उन बिंदुओं के आधार पर व्यक्ति का क्या किया जाता है? निर्णय किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है और बताया जाता है कि आपके अंदर जीवन कौशल है या नहीं। तो जीवन कौशल को मापने की कौन सी विधि है, जीवन कौशल को पहचानने की कौन सी विधि है? डेल्फी विधि है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। यूनेस्को ने शिक्षकों के लिए कुछ प्रमुख बिंदु बोले हैं, उसके बारे में भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यूनेस्को के अनुसार शिक्षक के लिए या शिक्षा के लिए 4 स्तंभ किसको माने गए हैं? 4 स्तंभ माने हैं स्वयं सीखने का कौशल। अगर आप अपने अंदर जीवन कौशल का विकास कर सकते हैं तो उसके लिए पहली बात कि क्या स्वयं सीख सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी जरूरत है जीवन कौशल विकास करने के लिए यूनेस्को के अनुसार। दूसरा, हाथ से काम करने का कौशल। क्या आप हस्तपरक शिक्षा पाते हैं, जिसको हम लोग बुनियादी शिक्षा का ब्रीड कहते हैं? बुनियादी शिक्षा मानती थी कि हमारे पास हस्तपरक शिक्षा होनी चाहिए, तो उसकी बात करता है। तीसरा, साथ रहने का कौशल। क्या आप दूसरों के साथ आसानी से रह सकते हैं? क्या आपका हमेशा झगड़ा होता है? अगर दूसरों के साथ रह ले रहे हैं तो आपके अंदर समूह की भावना है, और समूह की भावना है तो आपके अंदर सामाजिक कौशल का विकास अपने आप हो जाएगा। और सबसे लास्ट, स्वयं को जानने का कौशल। अपनी अच्छाई और बुराइयों को जानने का कौशल। अगर ये चारों कौशल आपके अंदर है कि आप स्वयं से सीख सकते हैं,
अपने हाथ से काम कर सकते हैं, साथ रहने का कौशल और समूह में रह सकते हैं और स्वयं को जान सकते हैं, तो माना जाएगा कि आप अपने जीवन कौशल के चैप्टर में सफल हैं। आई होप कि जीवन कौशल क्या है ये समझ में आया होगा, जीवन कौशल कितने प्रकार के होते हैं WHO के अनुसार ये भी समझ में आया होगा, डेल्फी विधि के द्वारा जीवन कौशल का कैसे अध्ययन करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो भारत सरकार के द्वारा जीवन कौशल को के लिए जारी की गई गाइडलाइन के आधार पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण PDF है, जिसके द्वारा मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा और उससे क्वेश्चन हुबहू आते हैं एग्जाम में। तो इसको पढ़ने के बाद उस चैप्टर को जरूर पढ़ना मत भूलिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको छोड़ दें। तो ये तो मदद करेगा, लेकिन वो और ज्यादा मदद करेगा। तो बने रहिए जीवन कौशल पार्ट 2 के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।